आज हम भारतीय राज्यों का एकीकरण, जब भारत आज़ाद हुआ और उस समय यह स्थिति बनी हुई थी कि जो भारत का किस प्रकार से जो विभिन्न रियासतें हैं उनका किस प्रकार से विलय किया जाए। और उस समय कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी और अंग्रेज़ों ने ये पूरी छूट दे दी थी कि जो हिंदू रियासतें हैं या मुस्लिम रियासतें हैं वो अपने हिसाब से अपने राज्यों में मिल सकती हैं, यानी हिंदुस्तान या पाकिस्तान। तो इस प्रकार से जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, जैसे बलूचिस्तान, सिंध और ये सिंध और पंजाब का क्षेत्र, तो ये उधर अधिकतर मुस्लिम बहुल एरिया था। तो उधर पाकिस्तान, जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो पाकिस्तान के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय होता है। लेकिन ये समस्या बनी हुई थी कि भारत में किन किन राज्यों को मिलाया जाए, कि उस समय भारत करीब 562 रियासतें थीं, अतः इनको भारत में मिलाना एक बहुत बड़ी समस्या भी थी। तो अब अंग्रेजों ने तो लॉर्ड माउंटबेटन ने तो स्वतंत्रता का एक प्राप्ति का एक लेटर दे के वो चले गए और बाद में भारत के लोगों को ही छोड़ दिया या रियासतों पे छोड़ दिया कि वो किस में मिलना चाहते हैं, वह स्वयं अपना डिसीजन लें। तो स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति क्या थी? स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति में हम देखते हैं तो 1857 की क्रांति भारत में होती है। उसके बाद बहुत अधिक शासन में एक तरह से उसको लचीला बनाया जाता है और उसके बाद बहुत सारे सुधार कार्य भी किए जाते हैं, यह देखते हुए कि भविष्य में इस प्रकार का विद्रोह दोबारा न हो। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के भारत में जब प्रवेश होता है और जब वो आंदोलन चलाते हैं तो उन आंदोलनों में भारतीय जो जनता है वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और लोगों को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है कि अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ना अत्यावश्यक है और अब ज़्यादा दिन तक अंग्रेजों के अधीन नहीं रह सकते हैं। तो इसी का परिणाम ये निकलता है कि करो या मरो की नीति अपनाई जाती है और अंग्रेज भी फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाते हुए बंगाल का विभाजन करा देते हैं और भारत में मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं और इस प्रकार से भारत में एक सांप्रदायिकता की आग भड़क उठती है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि भारत जो है वो आज़ाद तो होता है लेकिन विभिन्न परेशानियों से घिरा हुई दिखाई देता है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो हिंदू और मुसलमान हैं वो किस प्रकार से शांतिपूर्वक रह सकेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सदैव यही प्रयास किया कि इनको दो भागों में बांट दिया जाए जिससे कि ये शांतिपूर्वक रहें। तो लेकिन जब ये बात नेहरू और जिन्ना मान लेते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बने, लेकिन अब उसके बाद ये प्रश्न खड़ा होता है कि राष्ट्र बने पर रियासतें कौन कौन सी उसमें मिले। तो बहुसंख्यक हिंदू ही थे और रियासतें भी अधिकतर हिंदू थी। तो उस समय सरदार पटेलों के प्रयास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से अधिकतर रियासतें हिंदुस्तान में मिलती हैं। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन उनकी जनसंख्या जो थी उनकी वो अधिकतर हिंदू थी, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्वतंत्रता के समय की स्थिति, भारत में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिलने की छूट दे दी गई थी। लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 ऐसी रियासतें थी जिनको भारत में मिलाने में विशेष समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि भारत में क्योंकि इनकी जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी और राजा इनका मुस्लिम था। तो अब ये विद्रोह की स्थिति थी जिसके कारण ये इनके यहाँ राजा, अब कश्मीर में प्रजा बहुसंख्यक जो थी मुस्लिम पर राजा
हिंदू राजा हरि सिंह। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के समय की स्थिति ये होती है कि 562 जो रियासतें थी उसको किस प्रकार से अपने में मिलाया जाए और एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए। सरदार पटेल और देसी राज्य, सरदार पटेल और देसी राज्य में जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर की रियासतों को छोड़कर सभी को मनाने में मिलाना में शामिल थे। तो ये जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की रियासतें को छोड़कर बाकी रियासतें इतनी मिलने में उन्हें परेशानी पैदा नहीं की। जूनागढ़ की समस्या, जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुसलमान था और जनसंख्या अधिकतर हिंदू थी। तो उस समय पटेल ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जो नवाब थे वो अलग पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो पाकिस्तान में मिलने के लिए उन्होंने काफ़ी मतलब प्रयास भी किया और उधर जिन्ना भी चाहते थे कि जूनागढ़ और हैदराबाद ये पाकिस्तान में मिले। लेकिन समस्या ये थी कि इनकी जो सीमाएं थी वो पाकिस्तान राज्य से काफ़ी दूर थी, जिसके कारण इनको मिलने में इतनी आसानी नहीं थी। तो 1948 ईस्वी में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित करा दिया जाता है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जा सकती है। हैदराबाद की समस्या, अब यहाँ हैदराबाद राज्य का भी जो शासक था वो भी मुसलमान और जनता हिंदू। तो 18 सितंबर 1948 ईस्वी को मेजर जनरल चौधरी ने हैदराबाद रियासत के सैनिक गवर्नर का पद संभाला। 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल चौधरी ने हैदराबाद स्थित सैनिक गवर्नर का पद संभाला। जब हैदराबाद को मिलाने में जब पटेल सफल हो जाते हैं तो यहाँ का नवाब जो है वो भाग कर पाकिस्तान चला जाता है और यहाँ पर भारत में हैदराबाद रियासत का विलय कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की समस्या, अब जम्मू कश्मीर की एक समस्या, एक विशेष समस्या थी कि वहाँ उसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। दूसरा, वहाँ की जो प्रजा है वो ज़्यादातर मुस्लिम है और राजा हिंदू है। तो जूनागढ़ समस्या में जिन्ना इसलिए चुप रहे कि उन्होंने सोचा कि अगर जूनागढ़ में ज़्यादा हम दखल देते हैं तो हमें कश्मीर लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कश्मीर की जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है, राजा हिंदू। जूनागढ़ में जनसंख्या हिंदू है, राजा मुस्लिम। तो जब जूनागढ़ को भारत में मिलाया जाता है तो वो उसमें ज़्यादा मतलब मौन धारण कर लेते हैं और वो ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कश्मीर में इसका लाभ लेना था। क्योंकि ये बात वो रखने वाले थे कि जब जूनागढ़ को आपने इस तरह से मिलाया कि जनसंख्या के आधार पर कि जूनागढ़ की जनसंख्या हिंदू है तो कश्मीर की जनसंख्या जो बहुसंख्यक वो मुस्लिम है, तो इसको कश्मीर को किसमें मिलना चाहिए? पाकिस्तान में। लेकिन यही समस्या खड़ी हो जाती है कि कश्मीर के जो राजा थे वो हरि सिंह पर यह बात छोड़ दी जाती है कि आप किस राज्य में मिलना चाहेंगे। तो हरि सिंह एक अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे और जब अंग्रेज भारत से चले जाते हैं और तो उसके बाद ये समस्या खड़ी होती है कश्मीर की, क्योंकि भारत हरि सिंह को ये अनुमति दिया था कि आप अपना अलग स्टेट प्रिंसी स्टेट बना लें और उधर जिन्ना भी उस समय चुप हो जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि जिन्ना के अंग्रेज अब यहाँ से जा चुके हैं तो वहाँ पर कश्मीर पर कबायली हमला करा दिया जाता है और ये देखते हुए कि राजा हरि सिंह क्या कर पाएंगे और जनसंख्या तो मुस्लिम है और राजा हिंदू है, तो मुस्लिम जनसंख्या जो है मुस्लिम जनता है वो पाकिस्तान में ही मिलेगी। तो ये जम्मू कश्मीर की समस्या में बहुत अधिक योगदान अगर ये देखा जाए तो राजा हरि सिंह का ही माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के रहते ही इस बात का डिसीजन नहीं लिया कि हिंदुस्तान में मिलना है या पाकिस्तान में। अगर वो उस समय इस बात का डिसीजन ले लेते तो ये कश्मीर समस्या आज ये समस्या नहीं रह पाती और जो आज दोनों देशों में मनमुटाव और झगड़े की जो बात चलती रहती है और जिससे कि व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होती है, युद्ध भी लड़े गए, तो ये ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। और जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों की समस्या का हल हुआ उसी प्रकार से राजा हरि सिंह
अंग्रेजों के रहते ही इस राज्य को अगर भारत में या वो अपनी इच्छा से पाकिस्तान में जाते तो ये समस्या उसी समय हल हो जाती। तो जम्मू कश्मीर की समस्या एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। अब देशी राज्यों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था, देशी राज्यों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था में देखते हैं स्वतंत्र भारत की केंद्रीय सरकार राजाओं की निरंकुशता का समर्थन करने को तैयार नहीं थी, भले ही वे केंद्रीय सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहे। तो देशी राज्यों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था में हम देखने को मिलता है कि स्वतंत्र भारत की केंद्रीय सरकार राजाओं की निरंकुशता का समर्थन करने को तैयार नहीं थी, भले ही वे केंद्रीय सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहे। तो इसके पीछे ये उद्देश्य था कि जो केंद्रीय सरकार है वो ये चाहती थी कि जो पहले एक सामंतवादी सोच थी, निरंकुशतावादी थी, उसको वो खत्म करना चाहती थी और ये चाहती थी कि जो रियासतें भारत में मिल रही हैं वो उनके अधीन हो, ना कि उनके इशारों पर केंद्र अधीन हो जाए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद एकीकृत राजस्थान का निर्माण। तो एकीकृत राजस्थान के निर्माण में हमने पूर्व में देखा कि किस प्रकार से राजस्थान का निर्माण हुआ। प्रथम चरण मत्स्य संघ का निर्माण, दूसरा चरण संयुक्त राजस्थान का निर्माण, तीसरा चरण उदयपुर का संयुक्त राजस्थान में शामिल होना और चौथा चरण बृहत राजस्थान का निर्माण, पांचवा चरण एकीकृत राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान के निर्माण के जो 5 चरण हैं जिसमें इस राजस्थान का निर्माण पूर्ण हो चुका है, इसको हमने पूर्व में भी देख चुके हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण। अब किसी भी देश का जो चलाने के लिए उसके संविधान की आवश्यकता होती है और किसी भी देश का स्वरूप उसका संविधान तय करता है कि किस प्रकार का स्वरूप है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे महत्वपूर्ण जो किसी भी राज्य में होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा बुलाई जाए और उसको भारत के लिए नया संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। 26 जनवरी जब ये संविधान सभा को बनाने का अधिकार दिया गया तो संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार होता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में। और इसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है और भारत एक गणतंत्र राज्य बन जाता है। भारत को प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य घोषित कर दिया जाता है। भारतीय संविधान सभा का सबसे बड़ा एक जो उद्देश्य एक संविधान का निर्माण करना वह 1950 में पूर्ण होता है और उसको लागू किया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था की जाती है कि भारत जो कि विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग यहाँ रहते हैं कि उसको किस प्रकार से उनमें संतुलन बनाए रखा जाए और संपूर्ण देश का विकास किस प्रकार किया जाए। और भारत में जो शांति व्यवस्था बनी है जो कि पूर्व में जिस प्रकार से अलगाव, बिखराव, टकराव की स्थिति रही वो न हो। तो देखा जाए तो संविधान सभा का अपना महत्वपूर्ण कार्य रहा और संविधान ने भी भारत को एक रूपता प्रदान करने में भूमिका निभाई। संघात्मक स्वरूप से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर विभिन्न रियासतें जो राज्य मतलब यहाँ मिली लेकिन उनको निरंकुश होने से रोका गया और केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया। राज्य और यूनियन दोनों का संविधान एक ही है और दोनों को संविधान की मर्यादा में रहते हुए कार्य करते रहना चाहिए। इस बात पर विशेष बल दिया गया क्योंकि राज्य केंद्र से ऊपर नहीं रहेंगे, केंद्र की आज्ञा का पालन करना राज्यों का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार संविधान एक ही है और दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। एकीकरण का, लोकतंत्रीकरण का महत्व। सरदार पटेल ने कहा था कि भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक एकता का जो आदर्श शताब्दियों तक दूर का स्वप्न रहा और स्वतंत्रता के बाद वैसा ही दूर और कठिनता से प्राप्त होने वाला प्रतीत होता था,
लेकिन अब वह पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। तो एकीकरण का, लोकतंत्रीकरण का महत्व एक बहुत, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन स्थापित, संविधान में इस बात को स्वीकार किया गया कि जनता के लिए ही शासन होगा, जनता के प्रतिनिधि ही शासन को चलाएंगे, जिससे कि जो एक असंभव बात थी वो अब पूर्ण होती दिखाई दी संविधान के बनने के बाद। राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जब आजाद भारत हुआ तो ये प्रश्न सबसे बड़ा था कि राज्यों को, जो कुछ राज्य संतुष्ट नहीं थे, जैसे राजस्थान राज्य, बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो अपने निर्माण से संतुष्ट नहीं थे। उनको ये आपत्ति थी कि हमारे राज्य को बनाया गया है तो उसमें जाति धर्म भेदभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है। उनको, उनके ऊपर एक तरह से उनको जबरदस्ती एक राज्य का रूप दे दिया गया। तो फिर इसके बाद सरकार ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि राज्यों को किस प्रकार से दोबारा से उनको संगठित किया जाए। जैसे कि पंजाब राज्य, पंजाब में से हरियाणा बनाया गया, नागालैंड की स्थापना, गोवा, दमन दीव, इस तरह से महाराष्ट्र में बम्बई को 2 भागों में बांटा गया और इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषाओं के आधार पर प्रांतों में निर्माण की मांग की गई और इस बात पर बल दिया गया कि भाषा के हिसाब से राज्यों का निर्माण हो, क्योंकि पहले इस बात का ध्यान नहीं दिया गया भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए और एक मोटी रूपरेखा को बनाते हुए ही राज्यों का निर्माण किया गया था। लेकिन बाद में भाषा और जाति को लेकर विशेष ये बातें उठने लगी, तो फिर इस प्रकार के राज्यों का निर्माण प्रारंभ हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति, सरकार ने अपना वचन निभाते हुए 3 सदस्यों वाला एक आयोग गठित किया जो राज्य पुनर्गठन आयोग कहलाया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का काम ये था कि राज्यों का पुनः दोबारा से एक स्वरूप प्रदान किया जाए, उनको दोबारा से बनाया जाए। तो इस आयोग का काम था राज्य पुनर्गठन आयोग का। महाराष्ट्र तथा गुजरात के नए राज्य, मुंबई राज्य को 2 टुकड़े किए गए। मुंबई राज्य के 1960 ईस्वी में एक महाराष्ट्र की राजधानी रही जो मुंबई, जो वर्तमान में भी है, और दूसरी राजधानी जो बनाई गई इसको टुकड़े करके वो अहमदाबाद, जो गुजरात की राजधानी बनाई गई थी। इसके बाद फ्रांसीसी उपनिवेशों की मुक्ति, 1 नवंबर 1954 को पाउंडचेरी, यनाम, माही, चंद्रनगर को चंद्रनगर केरीकल की बस्तियां फ्रांसीसियों ने सौंप दी। तो इस प्रकार से पाउंडचेरी, यनाम, माही, चंद्रनगर और केरीकल इन बस्तियों को फ्रांसीसियों से मुक्ति प्राप्त हुई और ये भारत में इनको सम्मिलित कर लिया गया। गोवा, दमन दीव की मुक्ति, 20 दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव भारतीय गणराज्य के अभिन्न अंग बन गए। इसके बाद नागालैंड की स्थापना 1962 ईस्वी में नागा पहाड़ी क्षेत्रों को तू एन सांग, मतलब यहाँ पर भी इस बात का विरोध उठ खड़ा हुआ था कि जो नागा जाति थी वो ये अलग राज्य की मांग कर रही थी। तो उनकी मांग को देखते हुए 1962 ईस्वी में नागा पहाड़ी क्षेत्र को तू एन सांग क्षेत्र को मिलाकर पृथक नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य की स्थापना, तो हरियाणा में भी भाषा को लेकर एक मतलब लोगों में आक्रोश था कि उनका जो पंजाब राज्य में जो जाट, अधिकतर जाट थे, वो ये चाहते थे कि उनका एक अलग राज्य बने, उनकी भाषा अलग, पंजाबियों की भाषा अलग। तो इस प्रकार से जन आंदोलन के कारण 1966 को पंजाब राज्य का विभाजन हुआ और हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया। वो हिंदी भाषी क्षेत्र था 1966 ईस्वी में। इसके बाद संघ तथा राज्यों में संबंध, तो संघ और राज्यों में संबंध किन आधारों पे था? इनके 4 आधार रखे गए। केंद्र तथा राज्यों को 4 संबंधों के आधार पर बांटा गया: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और न्यायिक संबंध। तो इस प्रकार से संघ राज्यों में संबंध 4 आधारों पर बांटे गए।
तो विधायी संबंध में अगर हम देखें तो विधायी संबंध में हमने देखा कि शक्तियों का बंटवारा हुआ, उनको शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए। पर ये रखा गया कि 97 के विषय केंद्र सूची के हैं, उसमें सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य नहीं। और 66 विषय हैं जो राज्य सूची के हैं, उसमें राज्य अपना कानून बनाएगा। केंद्र सूची में जैसे सेना, रेलवे विभाग, डाक व्यवस्था, संचार, ये सब केंद्र सूची के विषय। 66 जो विषय है राज्य सूची के, जिसमें पुलिस और अन्य विभाग, और 47 समवर्ती सूची के विषय, इसमें ये व्यवस्था की गई कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही इस विषयों पर कानून बना सकते हैं। प्रशासनिक संबंध में अगर देखें तो प्रशासनिक क्षेत्र में जो राज्य है वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी होंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि केंद्र की प्रतिष्ठा को आघात लगे। यदि किसी राज्य में कोई उद्योग लगाना है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो इसमें केंद्र की स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसीलिए राज्यपाल को राज्यों में नियुक्त किया जो कि केंद्र का प्रतिनिधि है। तो प्रशासनिक कार्यों में ये भी एक तरह से अपने राष्ट्रपति को राज्य की व्यवस्था की रिपोर्ट भेजता रहता है। वित्तीय संबंध के आधार पर देखें, यदि कोई राज्य वित्तीय संकटों से जूझ रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में केंद्र जो है राज्य की सहायता कर सकता है और राज्य भी केंद्र को मतलब जो आमदनी है उसका कुछ हिस्सा दे सकता है। तो वित्तीय लेन देन की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई जिससे कि राज्यों का संपूर्ण विकास हो। वैसे केंद्र के द्वारा समय समय पर राज्यों को अनुदान राशि दी जाती है जन कल्याणकारी कार्यों के लिए भी। न्यायिक संबंध हम देखते हैं कि जो स्थानीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, यदि कोई मुकदमा है, यदि राष्ट्रीय स्तर का है या कोई एक तरह से रेयर कंडीशन का मुकदमा है तो उसको उच्चतम न्यायालय अपने पास बुला सकता है, या कोई भी जो भी अपराधी या जो भी उसमें उच्च न्यायालय के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्चतम न्यायालय में जाकर अपनी अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं न्यायिक संबंध भी केंद्र और राज्यों में आपस में बने हुए हैं, वित्तीय क्षेत्र में भी, प्रशासनिक संबंध में और विधायी संबंध में भी। इनमें एक दूसरे में एकजुटता मतलब दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमने देखा आज भारतीय राज्यों का एकीकरण, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति, स्वतंत्रता के समय की स्थिति, सरदार पटेल और देसी राज्य, जूनागढ़ की समस्या, हैदराबाद की समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या, देसी राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था और राजस्थान का एकीकरण, भारतीय संविधान का निर्माण, संरचनात्मक स्वरूप, एकीकरण का लोकतंत्रीकरण का महत्व और राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति, महाराष्ट्र और गुजरात के नए राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात के नए राज्य, फ्रांसीसी उपनिवेशों से मुक्ति, गोवा दमन द्वीप की मुक्ति, नागालैंड की स्थापना, हरियाणा राज्य की स्थापना, संघ तथा राज्यों में संबंध 4 आधार पर विधायी संबंध, प्रशासनिक, वित्तीय संबंध और न्यायिक संबंध। आज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।